कोई भी बच्चा अगर आप यूजीसी नेट में है उसके लिए पेपर वन इज अ गेम चेंजर। यही वो पेपर वन रहेगा जो आपका एग्जाम बिगाड़ेगा। लेट्स से मैंने लॉजिकल रीजनिंग छोड़ा जी, तो क्या स्टिल मैं अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर टू पाऊंगी? बी फ्रैंक नहीं। मैक्सिमम जो चीज़ काम करती है वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। पर इट्स वेरी गुड दैट यू नो योर वीकनेस इज वेल। आपको वीकनेस ही एक कदम आगे ले जाएगा दूसरों से। क्या आप सभी को एग्जाम से डर लगता है? एग्जाम वर्ड ही ऐसा है जिसको सुनकर एंजाइटी होती है, पेट में बटरफ्लाइज आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर शिखा शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। और आपके इस डर को भगाने के लिए यहाँ मेरे साथ एक स्पेशल आपके टीचर हैं जिनका नाम है अभिषेक कौशिक सर, जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे भी डरावनी लगती थी और आई गेस आप लोगों को भी लगती होगी। और वो पेपर वन में वही पार्ट पढ़ाते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डराता है। और क्योंकि एग्ज़ाम पास आने वाला है तो मुझे लगता है उनसे बेस्ट हमारे लिए इस टाइम कोई नहीं होगा जो हमें ये बताएं कि कैसे इस डर को ओवरकम किया जाए। सो वेलकम अभिषेक सर। थैंक यू मैम। अभी आप ही करता धरता हैं, बच्चों को बताएं कि इस पेपर वन में जो एक गेम चेंजर का रोल प्ले करता है, किस कोई भी बच्चा अगर आप यूजीसी नेट में है उसके लिए पेपर वन इज अ गेम चेंजर। तो अभी कुछ जो छोटा सा स्पेन ऑफ टाइम आपके पास में बचा है, उस टाइम को हम कितना मैक्सिमम यूटिलाइज करके पेपर वन में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं? ठीक है मैम। पहली बात तो आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं ओवरऑल, तो इन 20 दिनों में इफ़ेक्टिवली तैयारी हो सकती है, ये तो मैं हाँ भर रहा हूँ अभी भी कंफर्म है ना। अब पेपर वन जैसे मैम ने बताया गेम चेंजर है, ये इस वजह से गेम चेंजर है बिकॉज यही वो पेपर वन है जो आपका जेआरएफ तक पहुँचाएगा या यानी कि पेपर बनाएगा। यही वो पेपर वन रहेगा जो आपका एग्ज़ाम बिगाड़ेगा, है ना। तो आपको बहुत सीरियसली इसको लेना पड़ेगा बिकॉज अभी 20 दिनों में क्या इफेक्टिवली हो सकता है, मैं दो तरीके से इसको थोड़ा बाइफरकेट कर देता हूँ आपके लिए। एक तो वो स्टूडेंट होंगे मैम जो री एग्ज़ाम दे के आए हैं अभी, है ना, तो उनका तो फ्लो बना हुआ है, तो वो उनको तो बस टचअप देने की ज़रूरत है थोड़ी सी। एक वो स्टूडेंट है जो अभी जगह है, नोटिफिकेशन देखा और कि यहाँ सर अब करवा दो 20 दिन में, हमें नहीं पता, है ना। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे। देखो जिनका री एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है उनको कुछ नहीं मिल पाया या फिर कुछ मिला भी, पीएचडी या फिर नेट हुआ है उनका, तो वो जेआरएफ तक पहुंच सकते हैं। बस वो थ्रेशोल्ड, वो दीवार क्रॉस करनी है उनको थोड़ी सी, है ना। अब वो दीवार कैसे क्रॉस कर सकते हो इसका मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा 99 स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है सिर्फ पेपर वन में, वो भी मैथ्स LRDI में मैम, बिकॉज ये थोड़े से डायनेमिक हो गए हैं। अभी थोड़ा सा जो वेरिएशन देख रहा हूँ मैं, अभी री एग्जामिनेशन में भी देखा मैंने मैम, DI का लेवल जो है बैंक के मेंस का DI यूजीसी नेट में आ रहा है, तो ये बहुत ईजी नहीं है कि आप आराम से जाओगे और सॉल्व हो जाएंगे वहाँ, और ये 10 नंबर यहाँ से DI में आप एकदम से नहीं ले सकते, है ना। उसके लिए आपको इफेक्टिवली तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो री एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट है वो तो अब क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखें और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे मैम, पेपर वन में स्पेशली बता रहा हूँ मैं, उतनी ज़्यादा आप इफेक्टिवली उस स्कोर तक पहुँच पाओगे। और जितने भी स्टूडेंट्स से मैम मैंने बात की थी, जिन्होंने सक्सेस स्टोरी मैंने शेयर भी की थी चैनल पर, तो उन सबसे बात मैंने की तो उन्होंने पेपर वन में फोड़ा है मैम, 80+ मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट कंटिन्यूटी अब दे रहे हो, मतलब 20 दिन बचे हुए हैं, अभी भी आप स्टार्ट करते हो देना, तो आप एटलीस्ट डेली बेसिस पे दोगे तो 20 मॉक टेस्ट तो आराम से दे पाओगे पेपर वन के। और स्पेशली मैथ्स का भी लेवल अभी बढ़ता जा रहा है, LR का भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग आ रहा है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है आपको, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दो, क्लासेस अटेंड करो मैम, बस। अच्छा, तो सर मेरा जो एज अ, जैसे मैं भी आर्ट्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे जो क्वेश्चन सताता है, तो अगर जैसे LR है या आप जो DI करवाते हो या मैथ्स के जितने भी पोर्शंस होते हैं, क्या अगर मैं इनमें से कोई एक पोर्शन छोड़ दूँ, है ना, जैसे लेट्स से मैंने लॉजिकल रीजनिंग छोड़ा जी, तो क्या स्टिल मैं अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाऊंगी? टू बी फ्रैंक नहीं, बिकॉज अभी डायनेमिक हो गया है पेपर बहुत। अभी वो जमाने नहीं रहा मैम जो 2014-15 में होता था। उस टाइम पेपर का लेवल भी इजी था, अभी लेवल भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल आ रहा है। हमें नहीं पता होता कौन सा DI आने वाला है, कौन सा LR के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने वाले हैं। अभी लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम, LR में स्पेशली, और वो बहुत ट्रिकी हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि छोड़ के चले जाता हूँ कुछ पोर्शन को, 1-2 यूनिट छोड़ के चले जाता हूँ, बात बन जाएगी, नहीं बात बनेगी, क्योंकि पता नहीं वहाँ पेपर 2 का मैम क्या लेवल जाए, है ना। तो पेपर वन उसको बैलेंस कर देगा। अगर आपके पेपर वन में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप सपोज करो अगर पेपर वन में कम मार्क्स हो गए, तो फिर पेपर 2 अगर डिफिकल्ट आ गया फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो आपको पेपर वन को दिखाना पड़ेगा कि हाँ 80+ मार्क्स मेरे को सिक्योर करने हैं, है ना। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अभी।
और सर आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे, जैसे आपको पता है पेपर 2 में तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, मतलब यू हैव अ मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट। करेक्ट। पेपर 1 जैसे कि आप बोल रहे हो बहुत ही डायनामिक है, तो मतलब कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। मुझे लगता है कि सिलेबस में भले वो 10 यूनिट है पर इट इज़ ओपन एंडेड है ना, जिसका कोई और छोर नहीं हम मानते हैं। तो वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 2 पिकअप करके स्टार्ट करते हैं पढ़ना, एंड दे थॉट कि पेपर 1 हम बाद में पढ़ लेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि इट वुड वर्क कि मैं पेपर 1 को बाद में दे दूँ, चलो मैं पहले पेपर 2 पे वर्क करती हूँ या करता हूँ, देन मैं पेपर 1 उठाऊँगा, एंड इट वुड बी हेल्पफुल अगर मैं बाद में उठाऊँ और मैं उतने मार्क्स ला पाऊँगी जितना मेरे को JRF के लिए चाहिए? जी मैम, इसमें भी 2 पॉइंट है मैम निकल के आते हैं। एक तो वो स्टूडेंट होंगे मैम इसमें जो बहुत इफेक्टिवली जिनका बेस बना हुआ है ना। मान लो कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और वो फिर मास्टर्स कर लेता है ना, और उसके बाद वो नेट दे रहा है, तो वो नेट तो दे सकता है मास्टर्स के बेसिस पे, बट उसका पेपर 1 जिसमें मैथ्स LRDI की मैं बात कर रहा हूँ, उसका वो पेपर 1 इंजीनियरिंग से बेस बना हुआ है, उसका मैथ सॉलिड है, उसका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है। लेकिन जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट है वो चाह रहे हैं कि मैं पेपर 1 को बाद में देख लूँगा, है ना, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो मैनेजेबल नहीं होगा। बिकॉज आपको पेपर 1 और पेपर 2 को क्यूमुलेटिव ऊपर बढ़ाना है, कट ऑफ इंडिविजुअल जा नहीं रही है, तो 300 नंबर में से कट ऑफ बन रही है ना। तो वो 300 नंबर में से क्यूमुलेटिव अगर कट ऑफ बन रही है तो आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी पेपर 1 को। और सबसे मेरा कंसर्न भी ये रहता है, बिकॉज सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे को यहाँ आती है कि बच्चे बाद में स्कोर कार्ड आने के बाद में रियलाइज़ होता है उनको कि पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट था सर, हमने बहुत इग्नोर कर दिया पेपर 1 को। अगर आप अभी, क्योंकि एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो अभी भी सीरियस नहीं हो, तो अभी 20 दिन में भी सीरियस होकर इफेक्टिवली तैयारी कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ काम नहीं करना है अभी। सो अभिषेक सर ने बहुत बखूबी बोला है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ऑब्वियसली विमेंस ऑल्सो। सो यहाँ क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले नेट क्लियर किया है, तो मैं जो बोलना चाहती हूँ यहाँ कि मुझे ऐसा लगता है अभिषेक सर कि मोटिवेशन वुड वर्क। ऑब्वियसली मोटिवेशन बच्चों को चाहिए होता है कि कोई हमें मोटिवेट कर दे, कोई हमारा मार्गदर्शक बन जाए। पर यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बोलना चाहती हूँ बच्चों कि मोटिवेशन जो होता है वो 3 या 4 दिन काम करता है, अच्छा है आप बूस्टअप हो जाते हो, पर मैक्सिमम जो चीज़ काम करती है वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने काम के लिए, आप अपने पेपर के लिए और आप अपने सब्जेक्ट के लिए अगर कंसिस्टेंट बने रहेंगे ना और डिसिप्लिन बने रहेंगे, तो आपकी जो जर्नी है वो सक्सेस में ज़रूर कन्वर्ट होगी। सो प्रैक्टिस, सर ने बोला मॉक टेस्ट, तो प्रैक्टिस तो करनी है, बट उस प्रैक्टिस के लिए और स्टडीज़ के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ कंसिस्टेंसी ही आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ेंगे, चाहे वो 20 दिन रह गए हैं चाहे 25 दिन रह गए हैं, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सो अभिषेक सर आप मुझे ये बताइए कि मॉक टेस्ट का कितना इम्पैक्ट है पेपर 1 की प्रिपरेशन में? मैम बहुत ज़्यादा है। इफ़ेक्टिवली मैं तो कहूँगा 99% मॉक टेस्ट का गेम है अभी के टाइम पे, बिकॉज अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा जितने भी री एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट हैं, बट जो अभी जगह हैं उनके लिए भी अभी इफेक्टिवली यही कर सकते हैं वो कि अभी सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देखो और मॉक टेस्ट दो। आपको मॉक टेस्ट से ये आइडिया पता चल जाता है कि अभी मैं कितने पानी में हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है पता होना, है ना। मेरे को मत बताओ कि आप किस में वीक हो, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए। दैट्स वाई कि हाँ यार मेरा मैथ्स नहीं सही हो पा रहा है और मैथ्स में दिक्कत आने वाली है एग्जामिनेशन में भी, तो मैं मैथ्स को पहले कवर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ से 10 नंबर बन जाएंगे पक्के, और वो श्योरिटी के साथ होंगे। मैं बच्चों को क्लासेस में भी यही बोलता हूँ मैम कि DI एक ऐसी चीज़ है, आपको आंसर दिखेगा और आप मार्क कर रहे होंगे वहाँ, है ना। मार्क करते हो आपको दिखेगा यार मेरे 2 नंबर पक्के हो गए हैं, है ना। थ्योरी वाले में ये रहता है कि हाँ मैंने सुना हुआ है, नहीं है, पढ़ा हुआ है, वो वाली चीज़ होती है। आपको वहाँ आंसर निकलेगा, आप खुद निकालोगे पेन से, आंसर दिखेगा, आप मार्क करोगे, सेव नेक्स्ट करोगे कंप्यूटर पे, और वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मैम ये भी दिक्कत होती है उनको, जैसे अभी तो एग्जाइटी में बहुत सारे डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे को ये बोल रहे हैं सर कि 10 दिन और होते तो बहुत बढ़िया हो जाता। मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने और भी होते ना, ये फिर भी यही क्वेश्चन आप राइज करते कि सर 2 दिन और दे दो, है ना, तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो और स्पेशली गर्ल्स तो उनको तो ताने मिलते रहते हैं, है ना, पड़ोसी भी दे रहे हैं, घर वाले भी एक टाइम के बाद देने लगते हैं कि कब तक तैयारी करेगी, कितना टाइम हो गया, रिश्तेदार इतने सारे बोलते रहते हैं। ना सिर्फ गर्ल्स को, बॉयज़ को भी बोलते रहते हैं, है ना। बॉयज़ का अलग प्रेशर है ना। मैं जैसे क्लास में बोलता हूँ तो गर्ल्स बोलती हैं बहुत सारी लड़कियाँ कि सर हम तो शादी से बचने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं,
है ना। मैं लड़कों को बोलता हूँ कि अगर आपका नेट नहीं हुआ तो आपकी शादी नहीं होगी, बिकॉज हाँ उल्टा है एग्जैक्टली सही है बात ना। है। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ ये लाइन कि आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, स्पेशली है ना, क्या काम कर रही हूँ या मैं क्या कितना सीरियस हूँ, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ रहे होते हैं, सीरियस होकर मत पढ़ो, दिखाना नहीं है आपको सीरियस कि हम मैं बहुत तेज़ी से पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, डिसिप्लिन हूँ, नहीं। आप अपने आप में सीरियस रहो, अपने आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, है ना। तो ये एक लाइन है आप सबके लिए इफेक्टिव, आई थिंक रामबाण साबित हो गया अभी 20 दिनों में, कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। वाह बहुत खूब सर। तो अभी तक यही रखो, अभी बताओ मत किसी को कितना आप सीरियस हो, बस पढ़ाई करते हो, डेली बेसिस पे इम्प्रूव करते रहो चीज़ों को, और अपने आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा मैम। यस सो पेपर 1 के लिए तो सर आपने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजीज दे दी हैं। जी मैम। अब मैं आपको थोड़ा क्रिस्प पेपर 2 बता देती हूँ, क्योंकि मैं पेपर 2 पढ़ाती हूँ। मैं बहुत इन जनरल आपको पेपर 2 बताऊंगी, और पेपर 2 में ना आपको 3 चीज़ें फॉलो करनी है, RMR, जिसका मतलब होता है रिविजन, मॉक टेस्ट और फिर रिवाइज। ये 3 चीज़ें जो आपको करनी है। सो रिविजन, जो पोर्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको आपको रिवीजन करना है। अब दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि आपको यूनिट वाइज रिवीजन स्टार्ट करना चाहिए। पहले तो ना दिमाग में थोड़ा सा आपको क्लियर रखना होगा। बच्चे एंजाइटी में ना बहुत ही ज़्यादा हैफजार्ड स्टडीज़ करते हैं, कभी यहाँ से उठा लिया कभी वहाँ से उठा लिया। यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि कौन सी मेरी यूनिट हो गई है, उस यूनिट को मैं ढंग से रिवाइज करूँ। रिवीजन करने के बाद आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट करना है ना। तो R हो गया, M हो गया। अब मॉक टेस्ट करने के बाद ना सर बहुत सारे बच्चों के साथ इश्यूज पता है क्या होते हैं, वो करा और छोड़ा, एनालिसिस नहीं करते है ना। यहाँ हम जो टीचर्स है ना इसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। इट्स वेरी गुड दैट यू नो योर स्ट्रेंथ कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, बट इट्स वेरी गुड दैट यू नो योर वीकनेस एज वेल। आपको वीकनेस ही एक कदम आगे ले जाएगा दूसरों से और एक डिफरेंस क्रिएट करेगा ताकि आपका JRF हो जाए। अदरवाइज उतना ही सब पढ़ रहे हैं, अभिषेक सर सबको पढ़ा रहे हैं, मैं भी सबको पढ़ा रही हूँ, पर क्यों कुछ बच्चों की JRF हो रही है और कुछ की नहीं हो रही है? क्योंकि आप अपने मॉक टेस्ट जो आप करते हैं, क्या आप उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं? अगर मैं 10 बच्चों को बिठाऊं तो 10 बच्चों में से शायद ही 3 बच्चा ये बोल पाएगा कि मैम मेरे को इसमें प्रॉब्लम है। करेक्ट। इट मीन्स यू नो योर वीकनेस। अपनी वीकनेस को पहचाने और वहाँ से उठाना स्टार्ट करें। आपको थोड़ा सा 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, अपनी कमज़ोर पोर्शंस को उठाएं और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे सर ने बोला रीनेट वाले हैं, कुछ नंबरों से आप रह गए, आपको पुश करना है, या आप पूरी तरीके से पक्के आपने स्टडीज़ कर ली, एडवांस लेवल की स्टडीज़ कर ली, पर स्टिल मैं आपको बोलूँगी क्योंकि 10 की 10 यूनिट हर बच्चे को नहीं आती है, रिविजन करें, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट का स्वॉट एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको क्या दिलाएगा? वो आपको एक कदम सफलता ज़्यादा और आगे दिलाएगा दूसरों से। और जो गलतियाँ आपकी निकलती उसको दोबारा रिवाइज करना। तो जीवन में ये RMR को उतार लीजिए, सो दैट ये RMR क्या करेगा? आपको दूसरों से अलग करेगा। अदरवाइज देखिए लाखों बच्चे दे रहे, इस बार 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, इस बार और ज़्यादा भरेंगे क्योंकि इस बार क्लैरिटी है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है सब कुछ, और इस बार NTA भी मुझे लगता है सजग होकर एग्जाम लेगी आप लोगों का। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पेपर 2 को, पेपर 1 पेपर 2 पैरेलल हैं, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, किसी का वेटेज ज़्यादा किसी का वेटेज कम नहीं है, और कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है पेपर 1 भी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 2 तो आपका मास्टरी है, तो उसमें आपको मास्टरी साबित करनी भी पड़ेगी। तो दिस इज़ द राइट टाइम। और मल्टीपल सोर्सेज पे मत भागिए, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को ही पढ़िए, सो दैट आप क्लियर रहें अपने माइंड में। और एक अब नाउ बच्चों दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि आपको अपना टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए। अब इस काम से नहीं चलेगा, आज 3 घंटे पढ़ लिया, कल 5 घंटे, अब उससे जीवन नहीं चलने वाला। अगर मैं बोलती हूँ 20 दिन है तो 20 दिन खींच दीजिए। लास्ट वो ना 100 मीटर आने वाला है और आपको बस उन लाइन को छूना है और उसके पार आपकी विजय है, आपकी जीत है। तो वो लास्ट आपको एक स्टेप लेना है। और एंजाइटी डर सबको होता है, तो मैं बहुत ही फ़नी वे में बच्चों को बोलती हूँ कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, पर डर के आगे जीत है ना। तो वो एक जो लास्ट कदम होता है जब हम एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, और वो एक लास्ट कदम, क्या पता उस लास्ट कदम के बाद में सच में आपके पास में सक्सेस आ रही हो, सच में आपके पास में JRF आ रही हो। जब आप ऐसे एक हॉल में बैठे हो तो एग्ज़ाम देने, तो इधर उधर से आपको 1000 बातें सुनाई दे रही होती हैं बहुत, और पेट में आपके एंजाइटी, दिमाग में आपको प्रेशर होता है,
प्रेशर फील करना एक ह्यूमन बीइंग के नेचर के लिए बहुत नॉर्मल बात है। आप बहुत धरातल पे रहते हो। अगर आपको डर नहीं लगेगा और आपको एंजाइटी नहीं होगी, इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं। तो एंजाइटी अगर हो रही है तो इट्स नॉर्मल, डर लग रहा है तो वो भी नॉर्मल है, वो सबको होता है, हमें भी होता है। करेक्ट है ना। अभी हम भी किसी इंटरव्यू में बैठेंगे इतने साल की नौकरी के बाद, तो हम भी वो एंजाइटी फील करते हैं। तो आप करें तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, उसको फील करें, बस उसको ना ओवरकम करना सीखे, हावी ना होने दें कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन उसके चक्कर में गलत करके आ रहे हो। ठीक है बच्चों। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज अभी बहुत टाइम कम बचे है और डर जो आप बता रहे हो डर बहुत सारे को लग रहा है। मतलब जिन्होंने तैयारी बहुत अच्छी कर ली ना उन्हें भी लग रहा है, जिन्हों की कुछ तैयारी नहीं उनको भी लग रहा है। तो ये 20 दिन में है, इस 20 दिन में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ आपको कि या तो जान लगा दो या जाने दो, एक ही बात कर पाओगे। है ना। जितना एफर्ट्स आप डाल सकते हो इन 20 दिनों में लगा दो दम। मैं बता रहा हूँ आखिरी दिनों में भी जब हम सक्सेस स्टोरी करते हैं तो जब वो बोलते हैं ना मैम कि मेरा तो सर 1 महीने में हो गया, वो वही बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल जो इन 1 महीने में खींच देते हैं। है ना। बिकॉज कितनी भी आपने तैयारी करी हो 1 साल से, कोई मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा वो 180 मिनट जो आप एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हो। बिकॉज वो 180 मिनट में आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा है क्या आप JRF नेट PhD क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे। यस। और लास्ट बस मैं ये बोलना चाहती हूँ हर एक बच्चे को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ पे किसी को कुछ प्रूव नहीं करने आए हैं, हम खुद के लिए आए हैं। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि मेरा एग्जिस्टेंस है और मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। और जो अभिषेक सर ने बात बोली ना कि 1 महीने, और अभिषेक सर वो मेरे पे भी बहुत ज़्यादा बैठती है। जब मैंने 2014 में एग्ज़ाम दिया था, उससे फिर वो एग्ज़ाम CBSE के पास चला गया, मेरा रिजल्ट नहीं आया था। मैंने 15 डेज़ में पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्लियर किया था। मतलब 14 का रिजल्ट बाद में आया, 15 का पहले आ गया, और वो 15 दिन की पढ़ाई में मैंने होता है मैम कर लिया। क्योंकि आप पीछे 6 महीने पढ़ के आए हो ना, तो वो पीछे की 6 महीने जो पढ़ के आए हो आप कर सकते हो। बट सही दिशा, सही एनर्जी लगानी बहुत ज़रूरी होती है जब आप एग्ज़ाम को देने में बैठ रहे हो या क्लियर कर रहे हो। यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। प्रियर प्रेशर ना सब पे होता है, ऐसा हम भी नहीं बोल सकते कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ नहीं बोला या हमें किसी ने कुछ नहीं बोला, हमें भी सबने बोला, और सबको सब बोलते हैं। आसपास आप जितने लोगों को देख रहे हो सबके ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर ही आपको बेसिकली क्या बनाएगा, सोना बनाएगा ना। तपोगे तभी सोना बनोगे। तो इस प्रेशर को नेगेटिव ना लेके आप पॉजिटिव ले और ये देखें कि इस प्रेशर से ही आपको बाहर निकलना है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। अभी भी बैठें, एक इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं ना, खुद से वाद विवाद करना, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, वो करिए और दम लगा दीजिए अपने एग्ज़ाम्स में। सो यहाँ मैं इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन में जहाँ पेपर 1 और पेपर 2 को हमने डिस्कस किया, जहाँ हमने हमारे दिल को खोल के रखा कि आप कैसे पढ़ सकते हो। सो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, एंड अभिषेक सर का भी शुक्रिया करती हूँ कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने हमसे शेयर की। तो दोबारा मिलेंगे आपके साथ में आप ही के किसी पहलू पर बात करने के लिए। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।